नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरपंच इंतखाबात में और मकामी इदारों के इंतखाबात में आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह कामयाबी हासिल की और उस कामयाबी के बाद अब ये सोचा जा रहा था कि आखिर सरपंचों के जो इख्तियारात होते हैं वो किस उसमें इजाफा किया जाएगा या फिर उनके इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। इस दौरान आपको बता दूँ कि कोडंगल में सरपंचों की तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। और इस खिताब के दौरान उन्होंने सरपंचों को ये खुशखबरी सुनाई कि 10 लाख रुपए, यानी जो बड़े गांव हैं उनके लिए 10 लाख रुपए रास्त तरक्याती फंड के तौर पर सरपंचों के हवाले किए जाएंगे और 5 लाख रुपए छोटे गांवों के लिए मुख्तस किए जाएंगे और वो भी सरपंचों को दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये खबर है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने स्पेशल डेवलपमेंट फंड के बारे में ये बात कही है। और वैसे भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप लोगों ने मुझे 2009 से अपने कंधों पर बिठाए रखा है, जिसके लिए मैं आपका आपसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ। इस तरह की बात चीफ मिनिस्टर ने कही है। वैसे भी जहाँ तक सरपंचों की तारीख का सवाल है, यानी आपने इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि कांग्रेस का जो मुजाहरा रहा इत्मीनान बख्श मुजाहरा रहा है, लेकिन बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है इंतहाई मायूस कुन उनकी कारकर्दगी रही है। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए, आज चीफ मिनिस्टर अपने असम्बली हल्के कोडंगल का दौरा किया। उन्होंने अपने असम्बली हल्के से मुंतखब सरपंचों की कांग्रेस के सरपंचों की तहनीती तकरीब में शिरकत की। और जिस तरह से आपने कहा कि स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत एमएलए एमपी के फंड से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट फंड से उन्हें बड़े ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, छोटे ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तरक्की के लिए उन्होंने इसका ऐलान किया है। और साथ ही साथ उन्होंने सरपंच पर एक जिम्मेदारी डाली कि वो घर घर बैठ कर जायज़ा लें कि जो हुकूमत की स्कीम है 200 यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री बरक़ी जो सरबराह की जा रही है, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जो मुस्तहिक़ है उन्हें नहीं मिल रही तो उनके नाम दर्ज कराएं, इस तरह की बात की गई है। इंदिरा अम्मा साड़ियाँ जिस तरह तकसीम की जाती हैं उसके बारे में जायज़ा लेने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ राशन कार्ड, जिन घरों के लिए राशन कार्ड नहीं है उनकी निशानदेही करने की बात की गई है। इस तरह से सरपंचों को मुख्तलिफ मशवरे दिए गए हैं, तरक्याती काम करने के तजावीज़ पेश किए गए हैं। और उन्हें कहा गया है कि इंतखाबात तक ही सियासत होनी चाहिए, इंतखाबात के बाद सब कुछ भूलकर तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस तरह की चीफ मिनिस्टर ने नए सरपंचों को हिदायत दी। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का ये इजलास जो था अच्छा था। तो क्या आप समझते हैं कि जो सरपंच मुंतखब हुए हैं अब जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है या कांग्रेस की हुकूमत है उसके तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे वाकिफ़ करवाएंगे आवाम को? अब सरपंचों की जिम्मेदारी तो वही होती है, लेकिन देखना ये कि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान तो कर दिया है कि 10 बड़े ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और छोटे ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सालाना दिए जाएंगे या ये इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, इसके बारे में तो नहीं मालूम। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत में सरपंच की हालत बहुत बुरी थी। जी जी, क्योंकि उन लोगों ने साबिक़ जो सरपंच थे वो अपने ज़ाती खर्च से या फिर कर्ज हासिल करते हुए उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए थे गाँव में, लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए गए। कई कंट्रैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने स्कूल्स की नई इमारत तामीर कराई थी, फंड्स जारी ना होने की वजह से स्कूल को लॉक कर दिया था। जी जी, कई फंड्स कर्ज का बोझ बढ़ने के बाद खुदकशी कर चुके थे। ऐसे कई वाक़यात थे। अब मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर उन तमाम वाक़यात से वाकिफ़ है और सरकारी महकमे जात के जो आला अहदेदार उन्हें भी उनको वाकिफ़ कराएंगे। तो मरकज़ से भी फ़ंड आता है देही इलाक़ों की तरक्की के लिए। मरकज़ का फ़ंड और रियासत का फ़ंड देही इलाक़ों को मुख्तस करते हुए तरक्की की जब बुनियाद रखी जाती है तो मैं समझता हूँ कि जब गाँव तरक्की करता है तो मंडल तरक्की करता है, मंडल करता है तो डिस्ट्रिक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट करता है तो रियासत करती है, रियासत करता है तो फिर मुल्क तरक्की करता है। जी जी, तो ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है इसकी तरक्की का दारोमदार जो है वो गाँवों से शुरू होता है। जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर के तरक्याती प्रोग्राम से या फिर फलाही स्कीमात है उस बारे में कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट जो कांग्रेस के हैं या फिर पंचायती इदारे जाते हैं या यानी मुकामी यानी अजला की सतह पर या ज़िले की सतह पर, गाँव की सतह पर वो आवाम तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। इस बारे में चीफ मिनिस्टर ने ख़ास तवज्जो दिलाई है। लेकिन एक बयान ये आ रहा है जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब सरपंचों को अगर बड़े गाँव हैं तो उन्हें 10 लाख रुपये और छोटे गाँव हैं यानी ग्राम पंचायत है
है तो फिर उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी सरपंचों को रास्ते दिए जाएंगे तरक्याती फ़ंड के लिए। लेकिन एक बात एक ये है कि मरकज़ी वज़ीर मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर आप सरपंचों को या ग्राम पंचायतों के लिए सॉरी फंड्स जारी नहीं करेंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे। ये देखिए, एक बात तो है, जहाँ तक हमारी इतलात है तकरीबन मरकज़ से सालाना 3000 करोड़ रुपए के फंड्स आते हैं जी, दे इलाकों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की स्कीमों की तरक्की के लिए। जब मरकज़ से फंड्स आ रहे हैं तो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका बेचा इस्तेमाल ना करे। साबिक़ में ऐसे हुआ है, वो फ़ंड का दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। जिन कामों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने फ़ंड्स मुख्तस किए थे वो काम नहीं किए गए। जी जी, आपको पता है कि मरकज़ी हुकूमत जो फ़ंड्स रवाना करती है वो फ़ंड्स का आप कितना खर्च करें, कितना फ़ंड्स आया, उसको आपको हिसाब किताब देना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत मज़ीद फ़ंड जारी करती है। जी जी, आप यूटिलाइजेशन जो फ़ंड होता है उसकी रिपोर्ट आप मरकज़ी हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि आप कब नहीं देंगे, वो जिन कामों के लिए फ़ंड जारी किया गया था, आप वो फंड्स अगर उस कामों के लिए खर्च करते हैं तो आप रिपोर्ट देंगे। उसके बजाय दूसरे काम किए जाते हैं, वो काम नहीं किए जाते तो आप फ़ंड नहीं देंगे, तो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐसे में फ़ंड्स रोक दिया जाता है। जी जी जी, तो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मरकज़ जिन कामों के लिए, जिन मद के लिए फ़ंड जारी कर रही है वो काम तो करे। साथ ही साथ अपने स्टेट के जो फंड्स हैं उससे भी देही इलाकों को तरक्याती काम देने के अगर इक़दाम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब देही इलाकों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाती है तो वहाँ से तरक्की शुरू होती है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासती हुकूमत के बहबूदी स्कीमात हैं या तरक्याती प्रोग्राम्स हैं, उस बारे में आवाम तक मालूमात पहुँचाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली की ज़िम्मेदारी होती है, अरकान कानून साज काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है, यहाँ तक कि जो कांग्रेसी लीडर हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन अब एक बयान आया है डी नागेंद्र का। नागेंद्र कहते हैं कि मैं कांग्रेस से वाबस्ता हूँ और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और मैं कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ है और जो तरक्याती प्रोग्राम्स है या प्रोजेक्ट्स हैं और बहबूदी स्कीमात है उससे आवाम को वाकिफ़ करने के लिए दौरे करूँगा। अब उन्होंने ये बात कही है। देखिए, आपको मालूम है कि डी नागेंद्र BRS के टिकट पे कामयाब हुए थे। जी हाँ, दिगर 10 MLA के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जब अरकान असम्बली के लिए इनहराफ की बात आई थी तो BRS पार्टी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर सबका दरवाज़ा खटकाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने की मोहलत दी थी। 3 महीने के दौरान ये फैसला कर दें कि इन्होंने इनहराफ किया है या नहीं किया है। जब इस दौरान स्पीकर की जानिब से 10 अरकान असम्बली को नोटिस रवाना की गई, 8 अरकान असम्बली स्पीकर से रुजू हुए। उन्होंने अपना दावा पेश किया कि वो पार्टी तब्दील नहीं की है, लेकिन 2 अरकान असम्बली स्पीकर से रुजू नहीं हुए, जिनमें एक डी नागेंद्र है जी, उसकी। और एक बार डी नागेंद्र फॉल्ट में यहाँ पर भी है कि उन्होंने लोकसभा के इंतखाबात में हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस के टिकट पे मुकाबला भी किया था। जी जी, अब वो डिनाई नहीं कर सकते, जिस तरह दूसरे 8 अरकान असम्बली डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, BRS में शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने भी ग्राम पंचायत के इंतखाबात के जब नताइज सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें कहा था कि जब भी असम्बली का सेशन होता है स्पीकर की जानिब से एक नोट जारी किया जाता है कि कितने दिन असम्बली चली, कितने घंटे चली, कितने बिल्स मंजूर हुए, कितने सवाल जवाब के जवाब दिए गए और कितने पार्टी के अरकान असम्बली, कौन सी पार्टी के कितने अरकान असम्बली, इसमें वाजे कर दिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 8-10 अरकान असम्बली की बात कर रहे हैं वो अरकान असम्बली अपने MLA फंड से BRS पार्टी को कुछ फंड देते हैं। जब फंड लेने में तो वो फंड वो अरकान असम्बली से फंड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे अरकान असम्बली है। जब गिनती की नौबत आती है तो वो कर रहे हैं कि इन्होंने इनहराफ किया है। तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नागेंद्र ने आज कहा है कि वो भी कांग्रेस का हिस्सा है, यकीनन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है। जी जी जी, क्योंकि उन्होंने खुद कांग्रेस के टिकट पे मुकाबला किया है। अगर वो जाके ये कहते हैं कि मैंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की तो स्पीकर नहीं मानेगा या कोई झूठ है, ये तो झूठ होगा। इसलिए उन्होंने वो इतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जी जी, तो इनसे इसका मतलब ये हुआ कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसका इतलाक नागेंद्र पर होगा, हो सकता है। जी जी, लेकिन आपको बता दूं, स्पीकर ने जब तमाम अरकान असम्बली को नोटिस दी थी, तमाम अरकान असम्बली ने आके अपनी बात रखी थी। नागेंद्र और कड़ियम सरीर ने कुछ वक्त मांगा था। जी जी, अब ये नहीं मालूम कि स्पीकर ने उन्हें वक्त दिया है या नहीं दिया है या उनके बारे में कुछ फैसला होने वाला है या नहीं, क्योंकि
10 में से 5 अरकान असम्बली के बारे में स्पीकर ने फैसला देते हुए कहा कि ये अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, बीआरएस का हिस्सा, इस तरह उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दिया है। जी जी। रही बात और 5 अरकान असम्बली की, जिनमें 3 अरकान असम्बली स्पीकर से रुजू हुए थे, 2 अरकान असम्बली स्पीकर से रुजू नहीं हुए हैं, उनके बारे में स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं किया। जी जी। अब देखना यह है कि नागेंद्र का क्या होता है और कड़ियम श्रीहरि के मुस्तकबिल का क्या होता है, ये सोच देखने वाली बात है। बहरहाल नागेंद्र ये कहते हैं कि वो हुकूमत के जो तरक्याती प्रोग्राम्स है वो आवाम तक पहुँचाएंगे, बहबूदी स्कीमात के बारे में आवाम को वाकिफ़ करवाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जद में आते हैं तो फिर उन पर पाबंदियाँ भी लग सकती है, इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी ये भी कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ का इतलाक़ होगा डी नागेंद्र पर, वो सबसे अहम सवाल है और स्पीकर का इसमें अहम किरदार है। स्पीकर क्या इस मुकदमे को या इस केस को आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुत ही यानी काफ़ी अर्सा लग जाएगा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि बच्चों से है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है। और आपको ये भी बता दूँ कि एक पुलिस ने, ख़ास तौर पर साइबराबाद पुलिस ने एक रैकेट को बेनकाब किया है जो नौमौलूद बच्चों की ख़रीदो फरोख्त में मुलविस है, उनकी स्मगलिंग में मुलविस पाई जाती है। और इस सिलसिले में बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो मुलजिमीन हैं वो शामिल है। और हद तो ये है कि ये टीम के बारे में, यानी इसके ये जो स्कैम कर रहे हैं, यानी बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हैं, उस रैकेट के जो अरकान हैं, मुलजिमीन हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक एक बच्चे की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपये है। यानी जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ये बिलावल्द जोड़ों को और दूसरों को 15 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देते हैं। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि बिहार से बच्चों को लाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, खुद जो गरीब माँ बाप होते हैं वो उन्हें लालच दिया जाता है और लालच देकर पैसे अदा भी कर दिए जाते हैं। और ये 1-2 लाख 3 लाख रुपए में वो बच्चे ख़रीदते हैं और फिर 15 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देते हैं। इस तरह के बताया जाता है कि अब तक इन्होंने सिर्फ हैदराबाद में 15 बच्चों को फ़रोख्त कर दिया है। और पुलिस ने मियाँपुर में धावे के दौरान इन मुलजिमीन के कब्ज़े से 2 बच्चों को बरामद भी किया है। तो जी देखिए रियाज साहब, ये तशवीशनाक मसला है, हाँ, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है। अब मैंने चंद दिन कबल एक ज़िले नलगुंडा का एक वाक़या रिपोर्ट किया था। जी। कबायली जोड़ा है जिसके 4 लड़कियां हैं, छोटी लड़की को फ़रोख्त कर दिया गया था। तब घर की जो बड़ी लड़कियां थे उन्होंने माँ बाप से रो रो के तड़प तड़प के कहा कि हमारी नन्ही बहन को मत फ़रोख्त करो। लेकिन जब जैसे ही ये मसला मंजराम पे आया, पुलिस ने इसका केस मुकदमा दर्ज किया और आंध्रा के एक लावला जोड़े को ये बच्चे को फ़रोख्त किया गया था, दोबारा उसको वापस लाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला है ये एक तो पहले गुर्बत से जुड़ा हुआ है और दूसरी जो बात है कि लड़की घर में जब पैदा होने के बाद लड़की की ख्वाहिश में और बच्चे पैदा करती हैं और मज़ीद बच्चियाँ, लड़के की ख्वाहिश में मज़ीद बच्चियाँ पैदा करते हैं, तो उन्हें इस तरह के फ़रोख्त कर दिया जा रहा है। ये वाक़यात है, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, इसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समाजी मसला है। जी हाँ, समाजी मसला है। आपने कहा कि ब्रोकर्स उन्हें 2 या 3 लाख में ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं 10 लाख 15 लाख में बेच रहे हैं। जी हाँ। लेकिन और एक बात भी है रियाज साहब कि हुकूमत की जानिब से ऐसे कई मराकज़ चलाए जा रहे हैं। जी जी। लावाला जोड़े उन मराकज़ को पहुँच कर सरकारी तौर पर बच्चों को खुद गोद ले सकते हैं, ऐसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जी। लेकिन वो लोग वहाँ पर जाने के बजाय गैर कानूनी तरीके से जिस तरह बच्चों को ख़रीद रहे हैं वो भी गलत है। और ये रात में रख रहे हैं ये बात, ये लोगों को ये तासुर देना चाह रहे हैं रिश्तेदारों को कि ये हमारा बच्चा है। जी। हालांकि ये लोग खरीद रहे हैं। जी हाँ। अगर आप कहीं दूसरी सेंटर से लाएंगे बच्चों को, अडॉप्ट करेंगे, तो ये लोगों को मालूम होगा कि ये अडॉप्ट करे सोए बच्चा। अच्छा, आप बताइए कि अब इस तरह से खरीदी जा रहा है, जी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन इस तरह के अगर गिरफ्तार हुए तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आ रहे हैं। जी हाँ। अब आपने कहा कि हैदराबाद में 15 हुए हैं। जी हाँ। तो आप देखिए, हैदराबाद में फिर भी पुलिस की नज़र होती है, लोगों के कैमरे होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अजला में, देही इलाकों में क्या सूरत है लोग इसका अंदाज़ा। जी। और आपको बता दूं नाज़रीन कि इसके का जो असल सरगना है या असल मुलजिम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम वी बाबू रेड्डी है और ये IVF एजेंट है। तो ये इसकी भी तलाश मैं समझता हूँ कि की जा रही है और कई मुलजिमीन फ़रार भी बताए जाते हैं। तो इस सिलसिले में पुलिस का दावा है कि हमने 12 अरकान को, इस रैकेट के जो चला रहे थे उनके 12 अरकान को गिरफ़्तार किया है।
जी। तो अभी तक पता चला कि सिर्फ हैदराबाद में 15 बच्चे पकड़े गए। जी हाँ, जी हाँ। ये अजला में अगर और उनकी मजीद तफ्तीश में और कितने इंकशाफ होते हैं, ये तो आने वाला वक्त है। अच्छा, अंदाज़ा कीजिए, आपने जो कबायली टांडे का बताई कि नलगुंडा। वहाँ पर अगर एक फ़रोख्त किया जा रहा है और जो बच्चियाँ होती हैं वो रो रही हैं अपने छोटी बहनों के लिए, तो एक इंसानी जज्बा यहाँ पर कार फरमा होता है। और इंसानी रिश्ते जो होते हैं बहुत ही पाकीज़ा होते हैं, इसको गुर्बत के पैमाने में या गुर्बत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल, आप सच का देखिए, वो गरीब खानदान क्या कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन वो अपने बच्चों को पाल भी नहीं सकते। तो उन्होंने शायद इसलिए बच्चे फ़रोख्त कर रहे हैं, मगर ये गैर कानूनी है। ये जो काम किया जाए गैर कानूनी है। हुकूमत को और महकमे ख़वातीन और अतफ़ाल को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी। अगर ऐसी जगह पे कई लोग मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी कुछ माली मदद की जानी चाहिए, या फिर सरकारी स्कीम से उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, जिम्मेदारियां कबूल करनी चाहिए, ये तो करना चाहिए। अरे आप देखेंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही है, उनकी मदद की जानी चाहिए। अब ये जो गैर सरकारी तंजीमें होती है, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रज़ाकाराना तंजीमें होती हैं जिसमें फिल्म स्टार्स भी शामिल होते हैं, ख़ासतौर पर जो अदाकाराएँ हैं वो शामिल होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पेट जानवर यानी पालतू जानवरों के हुकूक़ के लिए, और दूसरे जो जानवर हैं अगर आवारा कुत्ते हैं उनके हुकूक़ के लिए भी लड़ती हैं, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करती हैं। शायद आप उस पर रोशनी डालते होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो जानवरों की पालन पोषण की जिम्मेदारी कबूल करें। हाँ, वही इधर ही जा रहा था। तो फिर आप इधर वो जानवरों की कर सकते हैं, तो इंसान की क्यों नहीं कर सकते? वो ये कहना चाह रहा था मैं कि फिर इंसानों की क्यों नहीं करते, ये अफसोस की बात है। अरे आप ज़ू में एक शेर को आप गोश्त डाल देंगे, देखभाल ले, क्या पब्लिसिटी क्यों नहीं कर रहे हैं सब? जी। सोचने वाली बात। अब ऐसे बच्चे हैं, जैसा कि आपने कबायली बच्चियों का बताया, 4 बहनें हैं और उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है एक छोटी बहन को, तो ये बच्चियां रोती हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनकी तालीम आप एक जानवर के लिए गोश्त का इंतजाम कर रहे हैं, सब्जी का इंतजाम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, इंसान मर रहा है, दूध के लिए तड़प रहा है बच्चा, और माँ दूध नहीं पिला सकती, दूध खरीद नहीं सकती, तो आप क्यों उसकी मदद नहीं करते? देखिए रियासत साहब, ऐसे कई इदारे हैं जिनके पास समाजी कामों के लिए फंड होता है। जी, वो फंड जो होता है वो ऐसे लोगों में उसका इस्तेमाल करें, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके पास बहुत से लोगों के पास ऐसा है। जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है उसी के तहत ये फंड जारी किया जाता है और लोगों की मदद की जाती है। आप जानवरों की मदद करेंगे लेकिन इंसानों की मदद नहीं करेंगे। आप जानवर का बच्चा रोता है तो आपका दिल तड़प जाता है, लेकिन इंसान का बच्चा दूध के कतरे के लिए तड़पता है तो आपका दिल नहीं तड़पता। तो आप, इसका मतलब ये है कि इंसानियत से हट गए हैं और दरिंदगी की तरफ जा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये संगीन मसला है, समाजी मसला है। जी, इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। और अब देखिए, अब ये फिर कहते हैं कि भाई ये मज़हब तब्दील करा रहे हैं। अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी उन बच्चों को लेती है तो ये परेशान हो जाते हैं। अरे मदद कर रहे हैं उन्हें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, और एक बात क्या है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हर एक के अपने अपने काम हैं, हर कोई अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन बात चीज़ें किसी को पसंद नहीं आ रही है, बात चीज़ें किसी को पसंद आ रही है। अगर जब पसंद नहीं आ रही है तो उसको मज़हब का नाम दिया जा रहा है। खुद तो वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है। ये गलत बात है। जी। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक़ात से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक़ात में बहुत तनाव आया है, कशीदगी पैदा हुई है। अब तो हाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान में जो यानी बांग्लादेश का दफ्तर हाई कमिश्नर है, वहाँ पर VHP और बजरंग दल एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश यानी के दारुल हुकूमत ढाका में हिंदुस्तानी जो सफारत खाना है उसके बाहर भी बांग्लादेशी एहतजाज करते हैं। यानी इधर भी जुनून पसंदी पाई जाती है मजहबी, और उधर भी मजहबी जुनून पसंदी पाई जाती है। और आपने देखा कि किस तरह एक तालिब इल्म यानी स्टूडेंट लीडर है शरीफ उस्मान हादी, उनका कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। और उसके बाद बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे मार डाला गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिल्ली में दफ्तर हाई कमीशन बांग्लादेश पर एहतजाज करती है, मुजाहरा करती है और फिर मुतालबा करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत की जाए। तो बहरहाल ये वाक़यात जो होते हैं, किसी को इंसान को कत्ल करना, सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर कत्ल करना इंतहाई दरिंदगी है और उसकी जितनी की मजम्मत की जाए कम है। बहरहाल आपको ये बता दें कि जहाँ तक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के कशीदा ताल्लुकात का सवाल है, आज आपको बता दें कि हिंदुस्तान की मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने रियाज़ हमीद उल्ला, जो यहाँ के बांग्लादेश के सफ़ीर हैं, हिंदुस्तान में मुतय्यन हैं, उन्हें तलब किया और एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि हादी शरीफ उस्मान
का जो कत्ल हुआ है उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। हजूमी तशद्दुद में जो गैर मुस्लिम शख्स मारा गया है उस वाक़े की भी पूरी तरह तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। और आप देखेंगे इससे पहले ये टिट फॉर टैट का मामला चल रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बातें हो रही है। इससे पहले प्रणय वर्मा जो हमारे बांग्लादेश में हिंदुस्तान के सफ़ीर हैं उनको तलब किया गया था बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से और उनके साथ एहतजाज भी दर्ज करवाया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिए ये अपने सफ़ीर को बुला रहे हैं, वो अपने सफ़ीर को तलब करते जा रहे हैं, इस तरह की हरकतें हो रही है। लेकिन अगर इस तरह बात रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। देखिए रियासा भी हसास मसला है। अगर बांग्लादेश में वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर जी अगर हमले हो रहे हैं तो वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरह हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के पर होने वाले हमलों की मज़म्मत करते हैं, हमें वहाँ के हमलों की भी मज़म्मत करनी चाहिए। जी जी और हम करते रहेंगे इसकी। जी। और रही बात कि दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स को तलब करके दोनों ममालिक ने उन्हें एहतजाज दर्ज कराया है, ये हुकूमतों का आपस का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हसास मसाइल को संजीदगी से हल करना चाहिए, मजहबी रुख नहीं देना चाहिए। हाँ जी जी। अगर मजहबी रुख दिया जाता है तो फिर ये अलग हो जाता है। बिल्कुल मजहबी इंसानियत हर जगह इंसान होती है। आपने कल भी कहा कि हर एक का खून, हर एक जिसम में लाल लाल खून दौड़ रहा है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मसले को सियासी रंग नहीं लेना चाहिए। हमने पहले भी कहा है, अभी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वहाँ की हुकूमत को इस हमलों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम करने की ज़रूरत है और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। तो बरा बांग्लादेश का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए कि वहाँ अब मैं और एक भी बात कहूँगा कि फिर वहाँ साबिक़ वज़ीर जो वज़ीर शेख हसीना वाजिद यहाँ पर क्यों आप पनाह दी हुई, ये भी गलती है। जी जी। आप क्यों पनाह दी हुई, आप क्या बताना चाहते हैं? एक तरफ ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुस्तान पड़ोसी रियासतों, पड़ोसी ममालिक का एहतराम करता है, उनके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। वहाँ की हुकूमत आपसे अपील कर रही है कि उन्हें वापस दिया जाए। जी हाँ। लेकिन आप पनाह दिए हुए हैं। जी जी। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, पहले हमारा दोस्त हुआ करता था, अब ऐसा लगता है कि अब हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो क़ुर्बत है बढ़ती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नफरत थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी है उसकी नाकामी की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हमारी जो खारजी पॉलिसियाँ हैं सिर्फ पड़ोसी ममालिक नहीं, पूरे इस्लामी ममालिक हिंदुस्तान के साथ खड़े हुआ करते थे। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी खड़े हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हम हमारी पॉलिसियों की वजह से उन्हें दूर कर रहे हैं। जी। अब हम जब तक मनमोहन सिंह थे तब तक इसराइल से कोई राब्ता नहीं था हमारा। जी। लेकिन राब्ता शुरू हो गया है, तालमेल शुरू हो गया है, बिजनेस चल रहा है, हर चीज़ में एक दूसरे की लेन देन बातचीत हो रही है। अरे 20,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी अब इसराइल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो पहले फ़लस्तीनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। तो ये चीज़ें होती है और आप दूसरे अरबों से या दोस्ती का दम भरते हैं, लेकिन आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान सऊदी अरब ने अपना आला तरीन सिविलियन एजाज़ जो है वो पाकिस्तानी जो फ़ौजी सरबराह है मुनीर उनको दिया, आसिम मुनीर को दिया है। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए, इसकी ये भी आपकी खारजा जो पॉलिसी की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मामले में हिंदुस्तान गलत नहीं है, उसकी खारजी पॉलिसी में गलत नहीं है। चंद एक जगह पे है गलतियाँ हैं। हम पाकिस्तान को तो अपना दुश्मन बोलते हैं। पाकिस्तान हमारे सरहदों में दाखिल नहीं हुआ, चीन हमारे सरहदों में दाखिल हो चुका है, उसको हम दुश्मन मानने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान को हम आंखें दिखाते हैं, लेकिन वो चीन के साथ हम खामोशी इख्तियार करते हैं। ये जो हमारी पॉलिसी में झोल है, यही झोल नुकसानदाह साबित होगा। जी जी। बहरहाल खबर की जानिब चलते हैं। हैदराबाद का IT हब, मैं बात कर रहा हूँ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की। और आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल यानी 2025 जो अख्ताम की तरफ बड़ी तेज़ी से रवाना हुआ है और चंद दिन में ये अख्ताम को पहुँच जाएगा। तो बहरहाल 2025 में जो महलिक हादसा पेश आए हैं उसमें गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कमी आई है, साइबराबाद पुलिस का ये दावा है। और इस सिलसिले में कल एक सालाना रिपोर्ट भी जारी की गई है। और आपको ये बता दूँ कि ये भी कहा गया है कि ख़तरनाक यानी जानलेवा हादसात में ना सिर्फ कमी आई है बल्कि 239 करोड़ रुपए यानी 239 जो है करोड़ रुपए बतौर जुर्माना भी वसूल किए गए हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की ये बात है। और ये भी कहा गया है कि तकरीबन ये इस तरह के हार्श ड्राइविंग है या हादसात के सिलसिले में 301 मुकदमात रिकॉर्ड किए गए हैं या दर्ज किए गए हैं। तो बहरहाल 23 दिसंबर को एनुअल रिपोर्ट जारी की गई। और आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया कि वहाँ पर गुज़िश्ता साल तकरीबन 856 हादसात पेश आए थे, जिसमें 893 अमवात
वफ़ात हुई थी, यानी अफराद हलाक हुए थे। जारिया साल 803 हादसा पेश आए हैं, तो इसका मतलब 803 का मतलब 800 यानी 53 वाक़यात का सिर्फ फ़र्क है। 803 और 53 हादसात का फ़र्क है, और 803 वाक़यात पेश आए हादसात के, और 850 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। पिछले साल कितने मरे थे? 893। अच्छा। तो थोड़ा सा कम है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये आम बात हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि माइलो क्वीन में ज़्यादातर जो है वो बाइक चलाने वाले हैं, 2 पहियों की गाड़ी चलाने वाले हैं, और उनकी तादाद आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 449 खाली बाइक चलाने वाले मरे हैं। जी हाँ, देखिए रियाज साहब, हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जी। या कमिश्नरेट सतह पे फिर डीजीपी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ये जारी की जब बताया जाता है कि क्राइम रिपोर्ट घट गया है, या हादसात कम हो गए हैं, या हादसात में मरने वालों की तादाद कम हो गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में आईटी के जो मैं समझता हूँ कि वाक़यात पेश आ रहे हैं, लोगों को धोखाधड़ी की जो पेश आ रहे हैं, साइबर क्राइम में, उसमें बेहद इजाफा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि हम इसमें कमी कर दिए हैं, शाबाश, आपने अच्छा काम किया है। साइबर क्राइम में जो इजाफा हुआ है उसकी रोकथाम के लिए क्या किए गए, उस पर भी एक नोट जारी हुआ। अरे लोग खुदकुशी कर रहे हैं भाई, इवन पुलिस के आला अहदेदार, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साबिक। कहना चाहता हूँ कि इस पर एक वाइट पेपर जारी होना चाहिए। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि आप बता रहे हैं कि हादसात में भी 50 की कमी हुई, मामूलात में भी 50 की कमी हुई, उसको बड़ा कारनामा बोल के पेश किया जा रहा है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हादसात जो हुए हैं इसकी क्या वजूहत है। जब कोई वाक़या पेश आता है तो इसकी एक तहकीकाती टीम होती है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका जायज़ा लेना चाहिए, सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहिए, और जो रूल्स है उस पर सख्ती से अमलावरी करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा, क्योंकि आप दुबई में कोई एक ट्रैफिक वायलेशन का वाक़या पेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पर 2 लाख रुपये फ़ाइन पड़ता है आपको। यहाँ पर आपको एक पुलिस कांस्टेबल को या फिर जो भी आप ट्रैफिक से वाबस्ता लोग हैं उन्हें कुछ पैसे दे के छोड़ दिया जाता है। अगर इस तरह यहाँ पर सख्ती से अमलावरी की जाती है तो मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस बेहतर अंदाज में काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी बेहतर अंदाज में काम कर रही है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बाज़ जगह पे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं वो चेक कर रही है, हेलमेट लगाए हैं या नहीं ये चेक कर रही है, उन्हें जुर्माने आयद करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उसके साथ साथ अगर ट्रैफिक के बहाव को सही करने पर अगर तवज्जो दी जाती तो मैं समझता हूँ बेहतर मिलता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता रहा था कि साइबराबाद में इस साल जो हादसात पेश आए हैं उसमें तकरीबन जो बाइक चलाने वाले हैं या 2 पहियों वाली गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी तादाद 249 है जो हलाक हो चुके हैं, यानी हादसात में अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। और सेकेंड पोजीशन पर पैदल चलने वाले हैं, और पैदल चलने वाले जो हादसात के शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं उनकी तादाद 285 बताई गई है। और 3 पहियों वाली गाड़ियाँ, ऑटो वगैरह जो है वो अगर उसमें हादसात हुए हैं तो उसमें जो लोग मरे हैं उनकी तादाद 32 बताई गई है। जबकि 4 व्हीलर्स का, अगर कार उलट गई, कार का एक्सीडेंट हो गया है या इस तरह के हादसात हुए हैं कार को, तो उसमें मरने वालों की तादाद 45 बताई गई है। और इसी के साथ हेवी गाड़ियों की टक्कर से मरने वालों की तादाद 26 बताई गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से हाँ मरने वालों के लिए या फिर हादसात का शिकार होने वालों के लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम्स भी है। अभी सरकारी अहदेदारों की या पुलिस की या फिर दूसरों की जिम्मेदारी होती है कि जो ख़ानदान अपने बच्चों से महरूम हो गए हैं या अफराद ख़ानदान से महरूम हो गए हैं उन्हें किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए उसके बारे में भी शोर बेदार करना चाहिए। जी ऐसी स्कीमत है, मौजूद है आपके पास, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। इससे आप फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश कीजिए। एक तरफ आवाम में शोर बेदार कीजिए, फिर दूसरी तरफ इससे इस तरह के फ़ायदा कैसा उठाया जा सकता है इसके बारे में मालूम करना चाहिए। बहरहाल हसीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, आपको बता दूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो भी फ़िरक़ा परस्ती के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है, जहर यानी फैल रहा है, उसका राज ताल्लुक भी वहाँ से है। लेकिन आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान का जो आलमी सतह पर इमेज तबाह बर्बाद हो रहा है उसमें भी उसका किरदार है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कल क्रिसमस है और क्रिसमस जो है ईसाई बड़ी धूमधाम से मनाते हैं,
साल में एक मरतबा मनाते हैं, बार बार नहीं मनाते, और बार बार ये इबादत वो इबादत, ये जुलूस वो जुलूस, यानी हमेशा आप देखेंगे कि साल के 12 महीने उनके कुछ जुलूस नहीं निकलते और ना ही वो कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो बहरहाल कल क्रिसमस है, सारे हिंदुस्तान में तातिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तातिल कैंसिल कर दी गई है और कहा गया है कि कल स्कूल खुले रहेंगे। तो अब अंदाजा कीजिए किस तरह का तासुब बढ़ता जा रहा है। और उसी उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद की इसलिए बात कर रहा हूँ कि 3-4 दिन से या 5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, और अब वहाँ देखेंगे उस वीडियो में एक पास्टर है जो सूट ज़ेबतन के हुए, ब्लेजर ज़ेबतन के हुए, टाई लगाए हुए, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है, उनकी पैदाइश के बारे में बात कर रहा है। वहाँ चंद फ़िरका परस्त दरिंदे पहुँच जाते हैं और आप देखेंगे कि एक दरिंदा तो ऐसा है जो अजीब व गरीब बातें करता है, और समझता हूँ कि पास्टर से और उसकी बीवी से जिस अंदाज में वो सवालात कर रहा था, अगर वो अपनी माँ से सवालात करता तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ उसकी माँ उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़रूर लगाती। वो कह रहा था कि पैदाइश के बच्चे की पैदाइश कैसा होती है, और अगर पैदाइश होती है तो अमल क्या होता है, इस तरह की अजीब व गरीब बातें कर रहा था। तो बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा ये ईमान है कि हज़रत बीबी मरियम ने उन्हें पैदा किया, यानी जन्म दिया, और बिना बाप के जन्म दिया। और ईसाई भी एक यही कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस पर उस दरिंदे ने सवाल उठाया और कहा कि इस तरह पैदाइश कैसे होती है। और जब औरत ने कहा कि ये तो रूह है, मुक़द्दस रूह है, और अल्लाह ने यानी गॉड ने उन्हें पैदा किया है, तो उसने कहा कि तेरी पैदाइश कैसे हुई, इस तरह की बातें की। तो उसने कहा कि तुम्हारी जिस तरह पैदाइश हुई मेरी भी उसी तरह पैदाइश हुई। तो वो भड़क उठा और अजीब व गरीब बातें करने लगा। यानी आप देखेंगे कि इस कदर ज़हनी पस्ती का उसने मुजाहरा किया कि ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, गाजियाबाद की पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आपको ये बता दूं कि उसका नाम, जो दरिंदे का नाम है, श्री सत्यावीश आर्या, ये गाजियाबाद में आया है और ये हिंदुस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बांग्लादेश से फरार होकर आया और इस तरह की हरकतें कर रहा है और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को हिरासा कर रहा है कि तुम लोग यहाँ पर क्रिसमस नहीं मना सकते। और ऐसा लग रहा था एक मरहले पे कि वो दोनों मियाँ बीवी को मार डालेगा। अब देखिए इस तरह खुला ओपन पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो गया है, आलम इस सतह पर इसकी मजम्मत की जा रही है और ईसाई दुनिया खासतौर पर काफ़ी बरहम दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाता। देखिए मैंने भी देखा वो वीडियो। जी जी जी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। जी जी, कितनी शर्म की बात है। लेकिन और एक बात है, जिस तरह से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में कल क्रिसमस की जो हॉलिडे है, जी हाँ, जी वो ख़त्म कर दी गई है, मनसूख कर दी गई, ये अच्छा अमल नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दस्तूरी मुल्क है। हमारे दस्तूर ने समाज के तमाम तबक़ात को मसावी हुकूक़ दिए हैं और हमारी जो हुकूमतें थीं उन्होंने तमाम मज़हब के लिए तातीलात का ऐलान किया है, उनके ईदों के दिन या फिर क्रिसमस के दिन या फिर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इक़दाम है उत्तर प्रदेश हुकूमत का, अच्छा इक़दाम नहीं है, ये गलत रिवायत है। मरकज़ी हुकूमत की खामोशी माने खैज़ है। अगर यकीन मानिए आज क्रिसमस की तातील मनसूख कर दी गई है तो आने वाले दिन रमज़ान और जो भी मुस्लिम ईदें वगैरह रहेंगी उसकी भी मुअत्तल की जा सकती है, उसका एक इशारा है। जी जी, यहाँ पर मज़हब से बालातर होकर तमाम लोगों को इस हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहिए कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू तबके की या फिर हिंदू जुनूनियों का एतमाद हासिल करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए किसी मज़हब की ईद के दिन या उसके क्रिसमस के दिन छुट्टी को मनसूख करना अच्छी बात नहीं, गलत मिसाल कायम होगी। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। वैसे भी ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत अपीसमेंट पॉलिसी इख्तियार कर रही है, जबकि कांग्रेस पर वो इल्ज़ाम आयद करती है कि वो मुसलमानों को खुश रखने के लिए या खुशामदी के लिए इक़दाम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। और याद रखिए कि अगर आप किसी एक मज़हब को निशाना बनाते हैं, जैसा कि नईम मजाद ने भी कहा है कि अगर आज ईसाइयों की ईद पर स्कूल खुले रखने की इजाज़त दी जाती है और कहा जाता है कि स्कूल बंद ना किए जाए, तातील ना दी जाए, तो हॉलीडे डिक्लेयर ना की जाए, तो कितनी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ पर आप देखेंगे कि माजी में अक्सर वज़राए आज़म जो प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी उत्तर प्रदेश से गए। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझता हूँ तेलंगाना में भी 2-3 दिन की या फिर 8 दिन की छुट्टी बिल्कुल देना चाहिए भाई, क्यों नहीं देते आप? दी गई हैं, देते आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए
एक बदनामी का बायस बन रहा है। बायस बन रहा है। जी जी जी। पूरे दुनिया में इस वाक़े की, जिस तरह से आपने पास्टर के खिलाफ जो पास्टर की, जी जी, उसकी मजम्मत हो रही है, फिर अगर आप क्रिसमस की तातील मनसूख कर दी गई है, इसकी भी मजम्मत हो रही है। आपको बैरूनी ममालिक, जब आप मोदी के पास, आप मोदी जाते हैं क्लिंटन के पास, फिर अब जो मौजूदा सदर है वहाँ पर उन्हें दोस्त कहते हैं, लेकिन उन लोगों को खुश करने के लिए कोई उनकी जो तकारीब है, मजहबी तकारीब है, उसमें रुकावटें पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये हिंदुत्व का दरवाज़ा खोला जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, हिंदुओं को खास तौर पर इससे नुकसान होने वाला है। बैरून मुमालिक के तौर पे बनाने के लिए, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है। जी जी। एक एक करके, जैसा दीनी मदरसों पर इम्तहान आयद किया गया, मुख्तलिफ चीज़ें की गई, मुसलमानों पर पाबंदियाँ आयद की गई, बहुत सी चीज़ें, कई मकामात पर इबादत गाहों को तोड़ा गया, अब क्रिश्चियनों को किया जा रहा है। तो एक तरीके से सारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को डराने धमकाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और सियासी जमातें, उन सियासी जो अपने आप को सेकुलरिज्म कहती हैं, उन सियासी जमातों में भी ऐसे चंद कायदीन हैं जो ऐसी हरकतों की मैं समझता हूँ कि दबे अंदाज में तायद कर रहे हैं, लेकिन खुले अंदाज में उसकी मुखालिफ। नहीं, शर्म की बात है, मैं समझता हूँ। और खुद आप कांग्रेस में भी मैंने देखा कि किस तरह अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जाता है। आप ये याद होगा, नहीं वजह साहब, आप भी थे, मैं भी मौजूद था वहाँ पर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था हैदराबाद में, और आपने देखा कि वहाँ एक शहनशीन पर, स्टेज पर एक भी मुस्लिम कायद नहीं था। हालांकि वहाँ पर कई मुस्लिम कायदीन आड़ी बाड़ी मंडला रहे थे, लेकिन किसी को नहीं बिठाया गया। अरे शर्म की बात है, एक सबसे कदीम पार्टी है, और उस कदीम पार्टी के सबसे कम उम्र अगर कोई सदर थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में सदर बनाया गया था। और ऐसी पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देती है, सेक्युलर होने का दावा करती है, फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि क्या है। आप और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शमशाबाद में, जी जी, पर हम दोनों मुनाफिक। जी जी जी। इसके अलावा जब उनका पड़ाव संगारेड्डी में रुका था, जी जी, मैं हमारे आमिर अली खान के साहब के साथ वहाँ पर गया था। जी, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि आप जिस तरह बीजेपी माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज कर रही है, एसटी, एससी, ओबीसी कहती है, माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं लेती है, कांग्रेस में भी यही चल रहा है। मैंने ये सवाल किया, कांग्रेस में भी माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करते, हम माइनॉरिटीज़ का नाम लेते हैं। उन्होंने इसकी वजाहत की थी, लेकिन उसके आला कायदीन की जानिब से आप जाके देख लीजिए, ओबीसी कहा जा रहा है। जी जी जी। लेकिन डरने लगे हैं वो भी अब माइनॉरिटीज़ का नाम लेने, क्योंकि पहले डरते थे लोग, अगर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई बात की जाती है तो इन्हें नुकसान होगा, इस तरह की बात की जाती थी। लेकिन आज ये रुझान पैदा हो गया कि जितना माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बोलेंगे उतना ज़्यादा हिंदू वोट आपको मिलेगा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि आज कांग्रेस 100 नशस्तों तक पहुंची है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह पहुंची है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों से, माइनॉरिटी के वोटों से पहुंची है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को ना जिस तरह से हिंदू वोट नाराज़ होने की जो बात करके वो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उतना सपोर्ट हिंदुओं से नहीं मिल रहा है जितना मुसलमानों से कांग्रेस को। अरे अक़लियतों से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस को भी अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, मुसलमानों को अहमियत देनी चाहिए, दामन में झांकना चाहिए, दामन में झांक के देखना चाहिए। और अपना यानी आप देखेंगे कि अगर आप हकीकत का मुकाबला करेंगे तो पता चलेगा। वैसे भी राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उन्हें ख़ास तौर पर उनके बाएतमाद रुफ़ा में अगर अहमद पटेल जैसी शख्सियत हुआ करती तो आज भी कोई एक अहमद पटेल होना चाहिए वहाँ पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो अब कांग्रेस पार्टी में 2004 में और 9 में जो गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में, वो माइनॉरिटीज़ की वजह से की भी नहीं है। जी जी जी। लेकिन हमने देखा है कि 2014 में जी, जब कांग्रेस को शिकस्त हुई थी, उसका जायज़ा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के एक सीनियर कायद थे, एक कमेटी बनाई गई थी। तो वो कमेटी जो केरला के थे वो, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि ज़्यादा अक़लियतों की अहमियत देने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। एंटोनी ने दी थी वो, एक ही एंटोनी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने नाम पेश जो कांग्रेस में नहीं है। जी नहीं, मैं इंतकाल होगा शायद मेरे ख्याल से उनका। जी 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 जी। तो वो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके वजह से अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुसलमानों को सिर्फ हाशिए पर रखा जा रहा है। जी जी। तो वैसे कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, कोई भी पार्टी, सेक्युलर पार्टी अगर इस तरह की हरकत करेगी तो जरूर उसे नुकसान होगा। छोड़ दीजिए, 2080 के बाद चल रही है। जी जी, सही बात कहा है। लेकिन हमने दौरान गुफ्तगू आपने कहा था कि आज मैं फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को सबक सिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, जिस तरह का वाक़या जो पेश आया गाज़ियाबाद में। और आपको बता दूं कि राजू सदाशिवम जो है, ये पास्टर का नाम है, उनको और उनकी बीवी को बहुत ही गंदे अंदाज में, बेहुदा अंदाज में उसने निशाना बनाया। अफसोस की बात है, पुलिस खामोश है। अगर वही कोई मुसलमान होता तो उसके घर पे आज तक बुलडोजर पहुंच गया था। जी जी।
लेकिन आज तक उसके खिलाफ जो दरिंदा है हाँ। उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना उसे गिरफ्तार किया गया, ना उसके घर पे बुलडोजर गया। और यहाँ तक कि वीडियो वायरल हुआ है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में, कितनी पूरी शर्म की दुनिया बात में है। इसी वीडियो वायरल हो रहा फिर है। हमारे वज़ीर आज़म क्यों खामोश है, अमित शाह क्यों खामोश है, योगी आदित्यनाथ क्यों खामोश है? क्या इनके चेहरों पर या इनकी जबानों पर हमेशा इस तरह ताले लगे रहेंगे? देखिए रियाज साहब, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ भी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे भी पुलिस है, वहाँ पे भी वजीर दाखिला है, हाँ। वहाँ पर भी अदलिया है, सब खामोश है। जी जी जी। बहरहाल अजरिया की बात आए तो मैं बताता हूँ, कनाडा में एक हिंदुस्तानी खातून है जिसका नाम आपको बता दूँ कि हिमांशी या हिमांशी है खुराना, और 30 साल उसकी उम्र है। उसका कत्ल हो गया है और पहले एक दिन तो वो गायब रही और उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी की तो एक घर में हो उसकी लाश का पता चला। और इस सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने अब्दुल गफ्फूरी नामी 32 साल नौजवान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया है, एक शक की बुनियाद पर। आप देखिए, खाली कत्ल होता है तो शक की बुनियाद पर वहां देखिए आप वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया जाता है। यहाँ एक दरिंदा अजीब गरीब बातें कर रहा है, शर्मनाक अल्फाज अदा कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर अदालत को इसका नोट लेना चाहिए, साथ ही साथ इंसानी हकूक़ कमीशन है उसको भी इसका नोट लेना चाहिए। जी जी, पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर जंगल राजी कहा जाए। बिल्कुल। बहरहाल हिंदुस्तान को अल्लाह ताला जंगल राज बनने से बचाए, यही हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हर मुहिब वतन हिंदुस्तान यही चाहेगा कि हिंदुस्तान शाद रहे, आबाद रहे। और जो दरिंदे हैं वो इसे तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों खैर अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।